आवाज आ रही है बेटा? यस सर। नमस्ते सर। यस सर। नमस्ते नमस्ते। मूल अपने जो न्यायालय का स्ट्रक्चर पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कोई दिक्कत आई? सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर में उच्चतम न्यायालय में कोई दिक्कत आई क्या? आवाज आ रही है? यस सर। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो रिटे जारी करता है वो कौन से आर्टिकल में करता है? सुप्रीम कोर्ट जो रिटे जारी करता है वो कौन से आर्टिकल में करता है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में। 30। ठीक है। भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? एक ही है। एक ही है, ठीक है। अब देखो उच्च न्यायालय ये कहाँ पाए जाते हैं? राज्यों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राज्यों में। देखो सवाल तो लिख लो, उच्च न्यायालय को स्पष्ट कीजिए। इसको और क्या कहते हैं? हाई कोर्ट भी कहते हैं। हाई कोर्ट भी कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है। ये मौलिक अधिकारों के मामले भी सुनते हैं। मौलिक अधिकारों के मामलों को और कौन सुनता है? मौलिक अधिकारों के मामले को और कौन सुनता है इनके अलावा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के अलावा हम किसकी बात कर सकते हैं? उच्च न्यायालय की। हाई कोर्ट भी डायरेक्ट सुनता है। कौन से अनुच्छेद में? क्या सर? कौन से अनुच्छेद में? 226 में। बढ़िया बात है ना। और ये रिटे सीधे जारी करवा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के लिए क्या जारी कर सकते हैं? रिटे जारी कर सकते हैं। ये भी याद रखना है। रिटे क्या होती है? एक प्रकार का आदेश। रिटे एक प्रकार का क्या होती हैं? आदेश होती हैं, ऑर्डर होती हैं। और ये जब जब जारी की जाती है तो बहुत प्रभावशाली होती हैं। निचली अदालतों के मामले देखती है। मंगवा सकती है। बस यही है, और तो क्या है इसमें, है ना? पर्यवेक्षण और नियंत्रण हो रही है। निचली अदालतों के लिए नियंत्रण व देखभाल। अब इसको क्या कह सकते हैं अपन हिंदी में? पर्यवेक्षण। अंग्रेजी में इनविजिलेटर, है ना? इनविजिलेटर यानी कि जो परीक्षक होता है, जो बाहरी एग्जामिनर लेने आता है, प्रैक्टिकल लेने आता है, उस व्यक्ति को इनविजिलेटरी कहते हैं। पर्यवेक्षण हिंदी में कहते हैं। एज ए वो मॉनिटर ही होता है जो सारे सिस्टम को देखता है। तो ये हो गया उच्च न्यायालय। बताओ क्या समझ में नहीं आया? उच्च न्यायालय कहाँ पाए जाते हैं? राज्यों में पाए जाते हैं। अभी कितने हैं? 24 हैं। बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। किसके आधार पर? संसद के आधार पर। पहला सवाल, उच्च न्यायालय किसके अधीन होते हैं भाई?
हाई कोर्ट के। किसके अधीन है? हाई कोर्ट के। कल हमने एक शब्द पढ़ा था, अभिलेख न्यायालय। क्या होता है? अभिलेख न्यायालय क्या होता है? बहुत सारे बच्चे तो पेज पलटते हैं, है ना, याद सुप्रीम नहीं कोर्ट होता। के आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश निचली अदालतों के लिए। हाँ, इतना टाइम लगने का मतलब है कि पेज पलटना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो लिखते ही तुरंत पता लग जाता है कि नहीं है ना। एकीकृत न्यायालय क्या होता है? एकीकृत न्यायालय क्या होता है ना? ये बेटा सही चीज नहीं है, क्योंकि आप इसका मतलब पढ़ नहीं रहे, केवल क्लास ले रहे हैं और घर जाके क्लास के बाद आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है ना। देखो, अभिलेख न्यायालय तो आपने बता ही दिया कि निचली अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं? नियम बन जाते हैं। कौन सी अदालतों के? ऊपर की अदालतों के। दूसरा है एकीकृत न्यायालय, ऐसी व्यवस्था जिसमें पिरामिडीय ढांचे के आधार पर चले और सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों के लिए मान्य हो, अर्थात न्यायिक व्यवस्था का केंद्र क्या हो? एक केंद्रीकृत या एकीकृत व्यवस्था कहलाती है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, मौलिक अधिकारों के मामले डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही सुनते हैं और उस पर क्या जारी करते हैं? रिटे जारी करते हैं। 226 में हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट। रिटों को देसी भाषा में क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। निचली अदालतों के मामले को देख सकती है। ये कौन सा अधिकार कहलाता है? अपीलीय। ये भी याद रखना, अभी पढ़ेंगे, है ना। अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन सा होता है? अभी क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे। मौलिक क्षेत्राधिकार, ऐसे क्षेत्राधिकार जो डायरेक्ट जाते हैं, सारे एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि निचली अदालतों के मामले कौन मंगवा सकती है? हाई कोर्ट मंगवा सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी मंगवा सकती है। निचली अदालतों के लिए नियंत्रण और देखभाल का कार्य करती है। कौन करती है? हाई कोर्ट। यही काम किसने भी किया था? सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। अरे किया था कि नहीं किया था? सुप्रीम यस सर। कोर्ट की अदालतों क्या करती है? देखभाल करती है। अब मेरा एक सवाल बहुत सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सवाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, सोचना, समझना, फिर जवाब देना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है तथा प्रक्रिया का नाम लिखें। तथा प्रक्रिया का नाम क्या है? कौन सी? कॉलेजियम प्रक्रिया। कोलिजियम प्रक्रिया। कितने लोग होते हैं इसमें? 5 5। एक तो मुख्य और 4 अन्य। और 4 अन्य। ठीक है, बताओ भाई इसका क्या आंसर आएगा? एक तो बता दिया इन्होंने। प्रक्रिया का नाम तो क्या है? कोलिजियम। बाकी आगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बताया था मैंने आपको, कार्यपालिका के द्वारा। कार्यपालिका के द्वारा। और कार्यपालिका को देसी भाषा में एक वर्ड में कहें तो? राष्ट्रपति। सरकार। राष्ट्रपति। क्या होंगे? राष्ट्रपति जी होंगे। राष्ट्रपति जी क्या हैं? कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष। यस या नो? नहीं, नो फिर सर, क्या है? नाम मात्र के। नाम मात्र के। बहुत बढ़िया बात। क्या है? नाम मात्र के अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति जी, या यूं कहें कार्यपालिका। अब बात बैठी है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। ये आपके 11th 12th से लेकर ग्रेजुएशन, पीजी, आईएएस, आरएस तक सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे कैसे लिखा मिलेगा आपको सवाल? कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में तो चेंज हुआ ही नहीं, तो सवाल कैसे बदल सकता है? इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट करके इसको ध्यान में रखना है। जितनी भी कंपटीशन से एग्जाम है उसमें सवाल आएगा, बोर्ड में भी ऐसे कैसे सवाल पूछेगा।
सेम लैंग्वेज में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। कौन सी व्यवस्था? कोलिजियम व्यवस्था। क्या होती है? 4 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश मिलकर किसको नाम देते हैं? राष्ट्रपति जी को नाम देते हैं। राष्ट्रपति जी उनमें से क्या कर देते हैं? नियुक्ति कर देते हैं। और आप ये भी ध्यान रखना, ये शब्द चुनाव नहीं होता है। चुनाव तो कहाँ होता है? चाइना में होता है। किसका? न्यायाधीश का। हमारे यहाँ नहीं होता। सवाल समझ में आया? अरे सवाल में कोई दिक्कत है क्या? ना सर। ठीक है, अब इसकी जगह हाई कोर्ट कर दो और प्रक्रिया को हटा दो। ये लो, है ना? इसकी जगह क्या कर दो? हाई कोर्ट, क्योंकि प्रक्रिया तो वही चलेगी, तो प्रक्रिया को तो मैंने हटा दिया। अब बताओ आंसर। सारी बातें हो चुकी हैं अपने बीच में टोटल। न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बताओ। कोई नहीं? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा। एक ओपिनियन तो आया, राज्यपाल। और कोई? कोई नहीं? निकिता, प्रिया, छवि? नहीं नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति। बेटा लिखने के बाद है। चलो कोई नहीं, अच्छा प्रयास था, है ना? राष्ट्रपति। देखो, अब ये याद रखना है ना? हमेशा याद रखना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अब इसको इंपॉर्टेंट करके सवाल लिख लो फटाफट, है ना? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति जी। अब ये याद रखना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों के ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब आप चाहे अपवाद मान लो, क्योंकि इसमें तो जाएंगे तो फिर डीपली बहुत ज्यादा हो जाएगा, अपने स्पोर्ट्स में है ही नहीं। ठीक है ना? बस इतना सा ध्यान रखना कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो मैटर है वो भी किसके अधीन ही है? राष्ट्रपति के ही अधीन है। अब तीसरी चीज, राजस्थान और देख लेते हैं इसमें, बाकी तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, राजस्थान का मैटर कब आया, कहां से आया? जोधपुर से, ये याद रखना है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है भाई? जोधपुर में है। ठीक है, और इसकी जो खंडपीठ है जयपुर में। वो जयपुर में है। बस इतना सा याद रख लेना है। कितने न्यायाधीश हैं, क्या है, कब बना, अपने किसी काम का नहीं है ना? बस इतना सा याद रखना है कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? जोधपुर में है, और उसकी खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में है। बस इतना सा याद रखना। हाई कोर्ट मेरी तरफ से खत्म है। कोई बात हो तो बताओ हाई कोर्ट से संबंधित है कोई? ठीक है, इसके बाद देखते हैं जिला अदालतें। न्यायालय कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। कितने पढ़ लिए? 2। दो पढ़ लिए, 2 और पढ़ने हैं। ये लो जिला न्यायालय। एक तो जिला संबंधी मामले या जिला द्वारा दायर मामले। जिला द्वारा दायर मामले एक गंभीर किस्म के आपराधिक मामले, गंभीर, है ना? गंभीर किस्म के मामले। तीसरा निचली अदालत, वो तो आएगा निचली अदालतों के मामले।
बस कुछ नहीं, ये कंप्लीट है ना। इतना ही इसमें आता है। ऐसे मामले जो कैसे हों, गंभीर किस्म के हों, ऐसे मामले जो निचली अदालतों में नहीं जा सके तो वो डायरेक्ट यहाँ पर मंगवाए जा सकते हैं, या ये आदेश जारी कर सकता है जिला संबंधी या जिला के द्वारा दायर किए गए मामले। जिले की जो गवर्नमेंट होती है, जिले का जो पावर होता है, जिला परिषद होती है ना, जिला प्रमुख होता है, उनसे संबंधित सारे मामले यहाँ पर आते हैं। एक और बचा, कौन सा? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। कुछ नहीं, इसमें तो दीवानी और फौजदारी मामले आते हैं, फौजदारी मामले। ठीक है, दीवानी मामले लिख लो। ये फौजदारी कौन से मामले होते हैं बताओ? फौजदारी मामले कौन से होते हैं? है कुछ चोरी आइडिया? डकैती से संबंधित। कौन से? चोरी डकैती से। फिर दीवानी मामले, च- दीवानी मामले, मर्डर इनसे संबंधित। ये तो मर्डर वाले। बेटा ये सब कुछ 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा आपने। 10वीं क्लास में सीओडी को तो मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था, ये चैप्टर बहुत डिटेल से, है ना। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, रोज फर्स्ट डे न्यायालय में ही मैंने बताया था आपको, है ना। तो रोज की रोज पढ़ा करो ताकि अपने को याद रहे। एक ही चीज को बार बार रिपीट में इसलिए करवाता हूँ ताकि अपने को याद हो जाए। और अगर मैं खुद ही बताता रहूंगा, जैसे मैंने आज बता दिया, कल मैं फिर बता दूंगा, परसों, तब भी कुछ नहीं होने वाला जब तक आप जवाब नहीं दोगे, है ना। आप जवाब दोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसका जवाब क्या है। देखो फौजदारी मामले को देखें तो ये तो है हत्या वगैरह से संबंधित, है ना, मारकाट से संबंधित। और ये है जमीन से संबंधित, जमीन जायदाद, है ना, होते हैं ना। अब बताओ पाकिस्तान को कौन समझाए? आज कौन सा दिवस है? आज कौन सा दिवस है? कारगिल दिवस। आपके सिलेबस में पूरा कारगिल युद्ध कंप्लीट कब हुआ था? 1999, है ना। 26 जुलाई को हम जीत गए थे, है ना। और इसीलिए इसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज भारत क्या मना रहा है? विजय दिवस मना रहा है। अब एक मेरी बात याद रखना, है ना, ये मेरे द्वारा दिया गया डायलॉग है। क्या हमारे यहाँ 1 इंच जमीन के लिए झगड़ा हो जाता है? बताओ, होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो वो कौन से मामले में चला जाता है? दीवानी मामले। अरे खेतों में सील को लेकर झगड़ा होता है कि नहीं होता? और खतरनाक झगड़ा होता है, वो होता है ना। तो पाकिस्तान को ये समझ में आ जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कभी भी नहीं देंगे। जो 1 इंच जमीन के लिए लड़ लेते हैं वो जम्मू कश्मीर क्या देंगे, है ना। अब ऐसे याद रखना कि जमीन का मामला कौन से में आता है? दीवान में। तो दूसरा अपने को याद रहेगा, है ना। कई बार सवाल पूछा गया है कि दीवानी मामले कौन से होते हैं, फौजदारी मामले कौन से होते हैं। एक याद रखोगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बताओ भाई, न्यायालय यहाँ पर स्ट्रक्चर कंप्लीट, क्या समझ में नहीं आया? कोई सवाल हो पूछना चाहे बताओ। क्लियर? अगला सवाल बनाओ। न्यायालय के क्षेत्राधिकार, न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट कीजिए, या ऐसे लिख लो सर्वोच्च न्यायालय के। सबके अलग अलग होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। अब देखो एक बात, जब तक देसी भाषा में अपन नहीं समझेंगे तब तक अपने का सवाल सही नहीं हो सकता, है ना। और इसके आगे ये भी लिख लो, है ना, इसी सवाल के आगे, कि आज तक 12th में 10% बच्चे ही सही कर पाते हैं इस सवाल को, है ना। तो ये भी लिख लो। 12th का सवाल है बेटा ये पूरा का पूरा, है ना। एज इट इज आपको 12th में मिलेगा सेम सवाल। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए, बस इतना लिखा होगा, है ना। और 4 नंबर का अपने को सवाल ये मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। बोर्ड में खूब बार आया हुआ है। 10% बच्चों का ये सवाल सही होता है, बाकी सही ये नहीं होता। अब इसका कारण अगर हम जाने क्यों नहीं होता, तो बच्चों को ये पता नहीं होता कि क्षेत्राधिकार कहते किसे हैं, है ना। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आज, तब तो पता है, 10 दिन बाद में जब मैं पूछूंगा तो आपको भी नहीं पता होगा,
है ना। तो सवाल ये गलत इसीलिए होता है, आंसर तो सबको आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता ये, है ना, कि क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं, बस यहाँ के अटक जाते हैं। जैसे ही 20-25 दिन होते हैं, महीने 2 महीने होते हैं, फिर एग्जाम होता है या ईयरली एग्जाम होता है ना। पिछले से पिछली बार भी ये सवाल था कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का सवाल था। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि उनको क्षेत्राधिकार समझ में नहीं आता। देखो ऐसे देख लो, इसको देखो, क्षेत्र देखो प्लस अधिकार, आपने सुना क्या? इलाका, एरिया, ये सब सुना क्या? क्षेत्र, इलाका, एरिया, है ना, इससे आगे नहीं आ सकता, ये तो मेरा एरिया है, यहां तक मेरी दादागिरी चलती है, ये सब सुने क्या? यस Yes, सर। यही है क्षेत्राधिकार। यानी कि ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र, ऐसे भाग जहां पर यह आदेश सुना सकता है, उन्हें क्या कहेंगे? क्षेत्राधिकार कहेंगे। आप कैसे लिख सकते हैं इसको, वो आपको देखना है, मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। सवाल क्या आएगा? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट कीजिए। देखो पॉलिटिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चन समझना, आंसर बहुत इजी है, और आंसर मैं बहुत इजी आपको बना दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन वो घुमाएगा, और वो क्वेश्चन अगर अपने समझ में आ गया तो अपनी बल्ले बल्ले है कि नहीं है। तो हर सवाल पर मैं जोर देता हूँ, आप भी सवाल पर जोर दिया करो, क्योंकि दिक्कत 10th में अपने को यही आई थी कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, है ना। बाद में आके देखा तो अरे इसका आंसर ये था क्या। क्यों हुआ ऐसा है? क्योंकि क्वेश्चन पर हम जोर नहीं देते। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आंसर की तरफ हम नहीं जा सकते। बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन सबको समझ में आया? yes sir. सवाल यस सर। क्षेत्राधिकार समझ में आता है क्या होता है? कि वो एरिया जहां पर वो आदेश जारी कर सकता है, जो उसके क्षेत्र में आते हैं, है ना। क्षेत्राधिकार के आगे लिख लो ब्रैकेट बनाकर, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में आने वाले, दूसरा लिखो जहां तक ये आदेश सुना सकता है, तीसरा लिखो इसके इलाके, चौथा लिख लो इसका सीमाएं। अब समझ में आ जाएगा क्षेत्राधिकार का मतलब, कि इसकी सीमा कितनी बड़ी है, कहां तक ये आदेश जारी कर सकता है, इसका इलाका कहां तक है, इसका क्षेत्र कहां तक है, इससे ज्यादा ये आगे नहीं जा सकता। अब यही हाईकोर्ट का होगा, यही अधीनस्थ न्यायालयों का होगा, चारों न्यायालयों में यही सब काम में आएगा। अब देखो ये अगर समझ में आ गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। सवाल बहुत इजी है ये। पहला देखो मौलिक अधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे मामले जो डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, दोनों के क्षेत्राधिकार मौलिक ही कहलाते हैं। समझ में आई बात? पहला अधिकार क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है? ऐसे मामले जो सीधे कहाँ जाते हों, सर्वोच्च न्यायालय में जाते हों, सुप्रीम कोर्ट में जाते हों, वो उनके मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। एक लाइन इसमें लिख लो, है कि नहीं है? देखो क्या है, क्या लिखना है? ऐसे मामले जो सीधे कहाँ जाते हों, सुप्रीम कोर्ट, मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। देखो भाई आपको याद हो तो मैंने एक ऐसा डब्बा बनाया था पिरामिड का, बनाया था क्या? यस सर। Yes, उसमें नीचे नीचे क्या था? पीसी। क्या? पीसी। पीसी नहीं है बेटा, ये पिनल कोर्ट है। या तो आप लिखो इनको या फिर याद रखो, पीसी से काम नहीं चलेगा, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये पिनल कोर्ट, है ना। अब देख लो हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय।
अब ये तो याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना। पीसी से काम नहीं चलेगा, है ना। देखो हिंदी अंग्रेजी आप चाहे तो लिख लो, सर्वोच्च न्यायालय लिख लो, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो अंग्रेजी में लिख लो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पीनल कोर्ट। अब आपको याद रखना है, जब भी मैं नीचे की बात करूंगा तो पीसी नहीं, पीनल कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय आप बताएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसी रूप में अपने को समझ में आना चाहिए, नहीं तो ये किसी काम का नहीं है। अगर पीसी लिखेंगे तो मैं काट दूंगा और एग्जामिनर भी काट देगा, पीसी का कोई मतलब नहीं होता, आपको पूरा नाम लिखना है। एक बात समझ में आई। दूसरा देखो, मैंने एरो भी बनाया था, ऐसा कुछ आ रहा है याद? Yes, sir. इसका मतलब क्या था? पीनल कोड तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में होता है। हाँ, इसका मामला यहां से बात कहाँ जाता है, यहाँ भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो कहाँ जाता है, यहाँ भी सॉल्यूशन हाई नहीं हुआ कोर्ट तो में। यहाँ जाता है। ये कौन सी पॉलिसी कहलाती है? बताओ, है कि नहीं? अरे स्टेप बाय स्टेप ही हुआ, ऐसा थोड़ी हुआ डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऐसा हुआ क्या इसमें? नहीं, सबसे पहले कहाँ गए, नीचे वाले में, फिर ऊपर 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 ऊपर, ये स्टेप बना हुआ है ना। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो यहाँ ना जाकर सीधे यहाँ जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? कुछ मामले क्या हैं, यहाँ ना जाकर कहाँ जाते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इन्हें ही मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। बताओ समझ में आया क्या? ऐसे मामले जो नीचे की अदालतों से चरणबद्ध तरीके से ऊपर नहीं जाते हैं, सीधे ही कहा जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या कहलाते हैं, मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर? सवाल लिख लिया? मौलिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? सवाल लिख लो, मौलिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? कौन से मामले होंगे भाई इसमें, बताओ इसमें कौन से मामले होंगे? मूल अधिकार वाले। बहुत बढ़िया बात, मूल अधिकार, ठीक है। और देखो मैं बता देता हूं, दो राज्यों का मामला, मैंने बताया था ना कल कि राजस्थान हरियाणा की लड़ाई होगी जज में, तो जीतेगा कौन? राजस्थान, है कि नहीं है? ऐसा ना हो इसीलिए सीधे मामले कहा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना। एक पक्ष भारत हो, भारत सरकार हो, ये सारे मामले क्या है, मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन ही आते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार को लेकर कोई कंफ्यूजन बचा क्या? No, sir. क्लियर बेटा? ये कल मैं पूछूंगा, है ना, फिर मना मत करना मेरे को आते ही। आज अच्छे से पढ़ना, सैटरडे को मैंने कहा था बच्चे पढ़ते नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा, है ना। तब तो अपनी क्लास का मतलब है, नहीं तो क्या मतलब है बताओ? सेम क्लास 12th में पढ़ानी है, सेम डिट्टो, ऐसे की ऐसे ही। तो फिर अपन यहाँ अच्छे से इसलिए तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो मैं चैप्टर ही कर देता इतने दिन में, तो है कि नहीं। मैं इसको इसलिए धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, 12th में अपने को रिपीट करने में आनंद आए, है कि नहीं। दूसरा देखो, रिट संबंधी, रिट संबंधी। अब बताओ ये भी बताने लायक चीज है क्या? 10 बार मैंने आपको बता दिया। रिटे कौन कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और High Court. हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में? 32 में। 32 में। और ये हाई कोर्ट 226। 226। रिटे कितने प्रकार की? 5। वही उत्प्रेक्षण लेख है, बंदी प्रत्यक्षण है, परम आदेश है ना, अधिकार परीक्षा है, वो सारी की सारी है ना। तो रिटे संबंधी अधिकार आप जानते ही हो, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं और हाई कोर्ट के भी हैं क्षेत्राधिकार। बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें? क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, इसमें कुछ पूछना है क्या? यस सर। ठीक नो है, सर। No, sir. आगे देखो, ये सवाल सारे लिखते जाना आप, है ना। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार क्या है? तीसरा देखो, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? हाई कोर्ट के खिलाफ कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बढ़िया बात। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। यही अपीलीय क्षेत्राधिकार है। बताओ, निचली अदालतों
निचली अदालतों के विरुद्ध ऊपर की अदालतों में अपील करना, क्या कहलाता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार कहलाता है। बताओ बेटा इसमें क्या दिक्कत आई? क्लियर है? अगला देखो, सलाह संबंधी। क्या है? सलाह संबंधी। अब आप यहां पर देखो, एक चीज ये याद रखना, राष्ट्रपति जी वाला है कि नहीं है, कि ये सुप्रीम कोर्ट नाम मात्र की कार्यपालिका को मांगे जाने पर, देखो बड़े गजब का काम है ना, मांगे जाने पर, ये सबको याद रखना है ना। सुप्रीम कोर्ट नाम मात्र की कार्यपालिका को मांगे जाने पर सलाह दे सकता है। अब ये बीमारी है, ध्यान से सुनना है ना, काम की चीजें बेटा है ना। फर्स्ट ग्रेड में इसी बार आया था ये सवाल, है ना। फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, रीट में भी पूछा हुआ सवाल है ना, कि राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य होगा या नहीं, ये सवाल पूछा था और उसमें नहीं आएगा। अब बताओ, इतना सिंपल सवाल और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। आपका तो गलत नहीं होना चाहिए, बोर्ड में आ जाए अपने तो, है ना, 12वीं में, और अपने तो आएगा है ना एग्जाम में, तो याद रखना है, काम की चीज है। देखो आज देखो, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट है ना, और एक राष्ट्रपति जी। बड़े कौन है? बड़ा कौन? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति बेटा, प्रथम नागरिक। भूल गए सब कुछ? अरे देश का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। तो उससे बड़ा तो भगवान ही हो, उसके अलावा कोई है ही नहीं, यही याद रखना है। देखो सलाह कौन मांग रहा है? राष्ट्रपति। ध्यान से देखना, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, पहली कंडीशन, दे सकता है, नहीं दे कोई बात नहीं, दोनों ही काम हो सकते हैं, समझना बेटा। सलाह किसने मांगी? राष्ट्रपति जी ने। किससे मांगी? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शन, दे दे, नहीं दे। किसकी इच्छा? सुप्रीम कोर्ट की। बाध्य नहीं है, ये याद रखना, बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सजा दे दे, सलाह दे दे, नहीं दे तो नहीं भी दे, है कि नहीं? इसकी मर्जी। किसकी मर्जी? सुप्रीम कोर्ट की। और राष्ट्रपति कौन से कम है? राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। किस चीज के लिए? इस सलाह को मांगने के लिए। देखो सलाह किसने मांगी? राष्ट्रपति जी ने मांगी। किससे मांगी? सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, नहीं दे सकता, दोनों ही केसेज हैं, लेकिन बाध्य नहीं है, देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात समझ में आई? दूसरी देखो, अगर मान लो नहीं दी तब तो खत्म हो गया कहानी, लेकिन अगर दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी, तो राष्ट्रपति जी माने ही इस बात को, इस बात के लिए कोई जरूरी चीज नहीं है। बताओ बेटा, क्या समझ में नहीं आया इसमें? क्लियर है? ये वाला मामला क्लियर है? अरे कुछ ठीक है। तो आज की अपनी क्लास भी खत्म हो गई। कल अपन न्यायिक सक्रियता पढ़ेंगे, और न्यायिक सक्रियता मैंने पहले ही बता दिया, आपको बताया था ना। कल देख के आना क्या है, और शुरुआत यहीं से करेंगे। आप मुझे बताएंगे न्यायिक सक्रियता, अमेरिका से जुड़ा हुआ मामला था, मैंने